ये कानून। और हैदर अली ने अपने राज्य में ऐसे सैकड़ों कसाईयों की गर्दन काटी थी जिन्होंने गाय को काटा। बाद में हैदर अली का बेटा आया टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने जब राज्य चलाया तो इसने इस कानून को थोड़ा हल्का कर दिया। उसने कहा यह गर्दन काटना तो बड़ा काम है, हाथ काट दे। तो टीपू सुल्तान के समय में जो भी कोई कसाई गाय काटता था, टीपू सुल्तान उसके दोनों हाथ काट देता। इसी देश में एक राजा हुआ जिसका नाम था अकबर। अकबर के समय में कानून था कि कोई गाय को काटेगा तो उसको फांसी दे दी जाए। अकबर के बाद के जितने राजा थे, औरंगजेब के समय तक ये कानून था कि गाय को कोई काटे तो उसको फांसी दे दो। ये सारे तथ्य हमने अदालत को पेश किए और मैंने अदालत से ये कहा कि देखिए, हैदर अली पक्का मुसलमान था। पक्का मुसलमान समझते हैं कौन होता है? जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है और रोजा रखता है, 30 दिन का, 1 महीने का रोजा रखता है, जो कभी ब्याज पर पैसे नहीं देता किसी को, जो कभी शराब नहीं पीता और पर स्त्री घमंड नहीं करता। ये वो जिसमें है वो पक्का मुसलमान माना जाता है। फिर आगे एक गुण है कि झूठ नहीं बोलता, वो पक्का मुसलमान। तो हैदर अली पक्का मुसलमान था। कभी शराब नहीं पिया, कभी पर स्त्री घमंड नहीं किया, कभी ब्याज पर पैसे नहीं चढ़ाए, कभी भी अपने राज्य में ऐसा कोई दिन नहीं गया उसका जब उसने नमाज ना पढ़ी हो और रोजा ना रखा हो। मैंने कहा जब पक्का मुसलमान ये कानून बनाता है कि गाय का कत्ल करने वाले की गर्दन काट दी जाए, तो ये कसाई लोग तो बहुत कच्चे मुसलमान हैं। ये तो अपने को बचाने के लिए गाय की गर्दन काटे। तो अदालत तय करे कि हैदर अली पक्का मुसलमान था या ये कसाई पक्के मुसलमान। इनमें से तो कई कसाई ऐसे भी हैं कि जो कभी भी रोजा भी नहीं रखते, नमाज भी नहीं पढ़ते, क्योंकि धंधे के सामने उनका धर्म पीछे। और हैदर अली तो कभी छोड़ा नहीं कोई दिन। हैदर अली के अलावा अकबर की कहानी, शाहजहां की कहानी, औरंगजेब की कहानी, हुमायूं की कहानी, सबकी कहानी यही थी। तब अदालत ने कहा कि ये बात तो सही है, धर्म में तो आधार नहीं हो सकता गाय काटने का। तो उनका पहला तर्क अदालत ने काट दिया कि आप ये नहीं कह सकते कि धर्म के आधार पर गाय कटनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि ये हमारा मौलिक अधिकार है। तो हमने कहा कि फिर जेब काटना भी हमारा मौलिक अधिकार है, शराब बेचना भी मौलिक अधिकार है, रंडी बंडी करना हमारा मौलिक अधिकार है। कितनों को रोकेंगे आप? और अगर ये सब मौलिक अधिकार है, हर गलत काम मौलिक अधिकार है, तो सीआरपीसी का मतलब क्या है, आईपीसी का मतलब क्या है? फिर ये कानून व्यवस्था कैसे चलेगी? तो अदालत में वो तर्क भी उनका काट। तीसरा तर्क उन्होंने कहा कि ये हमारी जीविका का अधिकार है। तो हमने कहा कि गाय का कत्ल बंद कर दो, जीविका दूसरी भी मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा कैसे मिल जाएगी? हमने अदालत को समझाया और वो लोगों को भी समझा रहे हैं कि गाय का अगर रक्षण करें तो आपको जितनी कमाई होगी गाय का कत्ल करने से कभी नहीं हो सकती। एक गाय को आपने काट दिया, ज्यादा से ज्यादा 10-12 हजार रुपए आपको मिलेगा पूरा का पूरा, उसका मांस बेचने के बाद, हड्डियां बेचने के बाद और खून बेचने के बाद। उसी गाय को आप जिंदा रखो तो उसका जो गोबर मिलेगा, उसका जो मूत्र मिलेगा और गाय के गोबर से जो खाद बनेगी, खाद की जो कीमत मिलेगी, गाय के मूत्र से जो दवा बनेगी, दवा की जो कीमत मिलेगी, वो 1 साल में लगभग 2 लाख रुपए के बराबर है। तो अदालत ने कहा ये कैसे संभव है? तो हमने उनको समझाया कि गाय एक दिन में लगभग 10 किलो गोबर देती है। गाय के 1 किलो गोबर से 33 किलो खाद बनती है और 1 किलो खाद 6 रुपए में बिकती है। तो हर दिन की 200 रुपए की खाद है 1 किलो गोबर की, और 10 किलो गोबर देती है तो 2000 रुपए रोज की खाद है गाय के गोबर की। तो अदालत ने कहा कि ये तो कुछ हमें ऐसा लगता है कि एक्सजरेशन है। हमने कहा आप आईसीआर के वैज्ञानिकों को बुला लो और उनको टेस्ट करवा। तो अदालत ने गाय का गोबर भेजा टेस्ट करने के लिए। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि इसमें 18 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, सिलिकॉन है, कोबाल्ट है, मॉलिब्डेनम है। ऐसे 18 माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं जो किसी भी रासायनिक खाद में नहीं होते। रासायनिक खाद में ज्यादा से ज्यादा 3 माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, NPK, और गाय के गोबर में 18 हैं। इसका माने गाय का गोबर रासायनिक खाद से 5 गुना ज्यादा ताकतवर है। और रासायनिक खाद 4-4.5 रुपए किलो है, तो गाय के खाद की कीमत अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे कैलकुलेट करें तो 20-22 रुपए किलो बैठती है। तो अदालत कन्विंस हुई। फिर हमने उनसे कहा कि ये मूत्र है गाय का, इसको रोज का अगर मूत्र इकट्ठा करें तो एक गाय का 4 से 5 लीटर मूत्र आता है। और इस गाय के मूत्र से आंख में डालने वाली दवा अगर हम बनाएं
तो 500 रुपए लीटर आराम से बिकती है। और गाय के मूत्र का अर्क निकाल कर बेचें तो बड़े आराम से 400 450 रुपए लीटर बिकता है। तो गोमूत्र 500 रुपए लीटर और गाय का दूध 8 रुपए लीटर। तो अदालत को समझ में आया कि दूध से कीमती मूत्र है, और हमने कहा कि दूध तो बोनस में है, असली तो मूत्र है। क्योंकि गाय दूध तो मुश्किल से अपनी जिंदगी के कुछ ही दिन देती है, आप जानते हैं, हमेशा दूध नहीं देती है, लेकिन मूत्र तो जीवन के आखिरी दिन तक देती है, गोबर तो जीवन के आखिरी दिन तक देती है। तो एक गाय के मूत्र से कितनी मेडिसिन बन सकती है, गाय के गोबर से कितनी औषधि बन सकती है, वो सब कैलकुलेशन करके हमने बताया। और अदालत ने कहा कि इस गाय के गोबर से गैस बनती है, उस गैस से हम गाड़ियां चला सकते हैं, मोटर गाड़ियां चला सकते हैं, क्योंकि गाय के गोबर में मीथेन गैस है और मीथेन गैस से सबसे अच्छे तरीके से गाड़ियां चलती है। और अगर हम डीजल से गाड़ी चलाएं तो 3.5 से 4 रुपए लीटर का खर्च आता है, गाय के गोबर से गाड़ी चलाएं तो 50 पैसे किलोमीटर का खर्च आता है। और उस गैस से निकल जाने के बाद जो कचरा बचता है उससे खाद बन जाता है, वो 6 रुपए किलो बिक जाता है। तो आम के आम गुठलियों के दाम। तो अदालत को ये बात समझ में नहीं आई, वो थोड़ा इधर उधर करते थे। तो हमारे एक वकील ने कहा कि आपको ऐसा करो, ये जो जज है ना, इनकी कार में ही वो लगा दो आप गाय की गैस, गोबर गैस, इनको जब भरोसा हो जाएगा तो ये मान लें। तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की गाड़ी में हम लोगों ने गोबर गैस की टंकी लगवाई और उसमें गाय का गोबर से निकाला हुआ गैस भरवा के चलाना शुरू किया। 3 महीने में गाड़ी चलती रही, तब अदालत को भरोसा हुआ कि गाय के गोबर की गैस से गाड़ी चल सकती है। फिर हमने उनको कैलकुलेशन बताया कि अगर सारे देश की गाय का कत्ल बंद हो जाए तो इसका कुल गोबर हम इकट्ठा करें, उस गोबर से गैस बनाना शुरू करें, उस गैस को गाड़ियों में जलाना शुरू करें, तो डीजल और पेट्रोल का हर साल का करोड़ों रुपए का खर्चा बच जाएगा और इससे पर्यावरण का प्रदूषण भी मिट जाएगा। तो ये सब बातों को कन्विंस करने में 7 साल लगा अदालत को। 7 साल तक ये केस चलता रहा, 7 साल इसकी सुनवाई होती रही। 7वें साल के अंत में जाकर अदालत ने जब कसाईयों को पूछा कि अब आपके पास कहने के लिए क्या है, आप गाय काटते हैं तो 12,000 की कमाई होती है और ये गाय की रक्षा करते हैं तो 2 लाख रुपए साल की कमाई होती है। अगर गाय की उम्र 20 साल मान ली जाए तो 40 लाख रुपए की कमाई गाय देती है। तो आर्थिक रूप से तो इनकी बात ज्यादा मजबूत है, गाय का संरक्षण करना, संवर्धन करना। तब कसाईयों ने ट्रम्प कार्ड खेला और वो ट्रम्प कार्ड पता है क्या है? मुस्लिम वोट का। इन्होंने क्या किया कि हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियों के पास संदेश भेजा कि अगर हम ये केस हार गए तो आपको वोट नहीं देंगे। तो उन्हीं पार्टियों को हमने संदेश भेज दिया कि अगर हम ये केस हार गए तो हिंदुस्तान में आपको रहने नहीं देंगे, आप तय करें। तो इन पार्टियों के नेताओं ने पता है हमसे पूछा आप कैसे नहीं रहने देंगे? मैंने कहा हमारे पास आपकी सब जानकारियां आ चुकी हैं, हम एक एक गांव में जाकर पोल खोलेंगे कि कौन हरामखोर नेता कत्ल खाने चला रहा है इस देश में, किस किस के पैसे से कत्ल खाने चल रहा है, किसके पैसे से गाय कट रही है और उसका पैसा किस पार्टी को जा रहा है। तब नेताओं ने कहा अच्छा हम इस बीच में नहीं पढ़ते। मैंने कहा आप ना पढ़े तो ही अच्छा। और फिर अंत में चीफ जस्टिस खुद आरसी लाहौटी इस बेंच के चीफ थे, उन्होंने ये जजमेंट दिया। 25 अक्टूबर 2005 को ये जजमेंट आया और सुप्रीम कोर्ट ने इस देश में एक इतिहास बना दिया। उन्होंने कहा कि गाय का कत्ल करना संवैधानिक पाप है, धार्मिक नहीं, संवैधानिक पाप है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गाय का संरक्षण करना और संवर्धन करना इस देश के हर एक नागरिक का संवैधानिक कर्तव्य है। अब तक हमारे देश में संवैधानिक कर्तव्य क्या थे? तिरंगे झंडे का सम्मान करना, यह हमारा संवैधानिक कर्तव्य है। भारत के क्रांतिकारियों का सम्मान करना, यह हमारा संवैधानिक कर्तव्य है। भारत की मुद्रा रुपए का सम्मान करना, यह हमारा संवैधानिक कर्तव्य है। ऐसे 51 हमारे कर्तव्य हैं, 51 हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। अब उसमें एक और बढ़ गया है, गाय का रक्षण करना, गाय का संवर्धन करना भी हमारा संवैधानिक कर्तव्य है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत की 35 राज्यों की सरकार के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वो गाय का कत्ल अपने अपने राज्य में बंद कराएं। और अगर किसी राज्य में गाय का कत्ल होता है तो उस राज्य के मुख्यमंत्री की जवाबदारी है, राज्यपाल की जवाबदारी है, चीफ सेक्रेटरी की जवाबदारी है कि वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हैं। तो सरकार
ये संवैधानिक जवाबदारी है, नागरिकों के लिए संवैधानिक कर्तव्य है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। और वो फैसले के आने के बाद हमने भारत देश के अनेक राज्यों में प्रयास करना शुरू किया है कि जल्दी से जल्दी गोरक्षा के कानून बने। गोरक्षा के कानून 2 स्तर पर बनते हैं। एक तो केंद्र सरकार बना सकती है और एक 35 राज्यों की राज्य सरकारें बना सकती हैं अपने अपने राज्य के लिए। केंद्र की सरकार कानून बनाए, उसके लिए हमारा प्रयास चालू है। राज्य की सरकारें भी अपने अपने स्तर पर कानून बनाए, वो भी प्रयास चालू है। तो 15 राज्यों की सरकारों ने कानून बनाने का और आने वाले समय में लागू करने का वायदा कर दिया है, लेकिन 20 राज्यों में अभी ये बाकी है। उसके लिए रात दिन हम प्रयास कर रहे हैं। आप भी इस प्रयास में थोड़ा बहुत योगदान कर सकते हैं। क्या योगदान कर सकते हैं? भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को आप एक 50 पैसे का पोस्ट कार्ड लिख सकते हैं और इतना सा ही पोस्ट कार्ड लिखना है कि 25 अक्टूबर 2005 को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है गोरक्षा के समर्थन में, उसका जल्दी से जल्दी कानून बना दिया जाए। तो केंद्र सरकार अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके इसको केंद्र स्तर पर कानून बना सकती है और केंद्र स्तर पर कानून बन जाए तो अलग अलग राज्यों में कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एक ही कानून सब राज्यों में आ जाएगा। और जब तक केंद्र नहीं बनाता है तब तक राज्य सरकारों में ये कानून बनाने की कोशिश है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने गोरक्षा का कानून बनाया है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उसको पूरी ताकत से लागू नहीं किया जा रहा है। कानून तो बन गया है कि गाय नहीं कटनी चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार ताकत लगा के इसको लागू नहीं करा रही है, इसलिए छत्तीसगढ़ की गाय आज भी कटती चली जाए। तो अब छत्तीसगढ़ सरकार पर लगातार दबाव बनाइए कि ये गाय को काटने का जो कानून आपने बनाया इसको पूरी ताकत से अमल में लाइए और इसको अमल में लाने के लिए पुलिस के महकमे को पूरी ताकत से दुरुस्त करने की जरूरत है, क्योंकि आप जानते हैं कसाई और पुलिस मिले हुए हैं। कसाई पुलिस को पैसा खिलाते हैं, पुलिस गाड़ी की गाड़ी उनकी छोड़कर चली जाए। तो इसके लिए आप सतत यहां के मुख्यमंत्री और राज्यपाल पर दबाव बना सकते हैं। तो मेरी दूसरी विनती है कि एक पत्र आप मुख्यमंत्री को लिखें छत्तीसगढ़ सरकार के और एक पत्र भारत के प्रधानमंत्री को लिखें। दोनों का पता आपको मालूम है, बहुत सरल है। उस पर अगर आपका पत्र जाता है, ऐसे 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 पत्र अगर पहुंच जाते हैं तो सरकारों के सामने एक संकट खड़ा होता है। वो कैलकुलेशन ये करते हैं कि ये एक पत्र आया, इसका मैंने कोई एक परिवार के व्यक्ति ने लिखा, इसका मैंने परिवार की इसमें सहमति है, तो एक पत्र आना माने 5 वोट उनके कम हो जाएंगे। इस हिसाब से नेता सोचते हैं। 10,000 पत्र अगर मुख्यमंत्री के पास गए तो 50,000 वोट कम हो जाएंगे। 20,000 पत्र गए तो 1 लाख वोट कम हो सकते हैं। 40,000 पत्र गए तो 2 लाख वोट कम हो सकते हैं। तो मुख्यमंत्री सोचते हैं कि इतने वोट कम हुए तो बहुत सारी सीट हाथ से निकल जाएगी, तब उस दबाव में आकर वो इसको काम करेंगे। और यही हालत प्रधानमंत्री की है। तो हम बोलेंगे क्या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारे पत्र को पढ़ेंगे? बराबर पत्र पढ़ा जाता है। 50 पैसे का आप पोस्ट कार्ड भी लिखेंगे तो सरकार के पास वो जाता है, उसको बाकायदा पढ़ा जाता है और पढ़ने के बाद उस पर क्या कार्यवाही हुई सेक्रेटरी ये बात मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को बताता है। आप जानते हैं हर हफ्ते में कैबिनेट की मीटिंग होती है, हर हफ्ते, वो राज्य का हो या केंद्र का। उस कैबिनेट की मीटिंग में मुख्यमंत्री का सेक्रेटरी हो या प्राइम मिनिस्टर का, वो मीटिंग में बताता है कि आज इतने 1000 पत्र आए या पिछले हफ्ते इतने 1000 पत्र आए, उनका ये विषय था, हमने उस पर ये कार्यवाही की। तो आप ये मत मानिए कि आपके एक पत्र का कोई ताकत नहीं है, बहुत बड़ी ताकत है। इतनी ताकत है कि सरकार आपकी बात सुनने को मजबूर है। लेकिन महत्व की बात यह है कि इतने पत्र जाने चाहिए, 1-2 पत्र नहीं, 10-20 हजार, 50,000 पत्र चले जाए। तो ये आप कैसे कर सकते हैं? आप अपने परिवार के 5 लोगों को कहें, पड़ोसी के परिवार को कहें, अपने गांव को कहें, पड़ोसी गांव को कहें, रिश्तेदारों को कहें, नातेदारों को कहें, मित्रों को कहें, परिचितों को कहें, जो भी मानते हैं कि गाय की रक्षा होना चाहिए वो सबको कहें। ये एक तरीका है। और एक दूसरा तरीका है गाय की रक्षा हो इस देश में, वो संवर्धन हो। वो ये है कि गांव के किसानों को हम ये बात समझाना शुरू करें कि भाई गाय बेचना बंद करो। जिस गाय को तुम कसाई को 200-300 रुपए में बेच रहे हो, वो गाय तुमको 40 लाख रुपए देने वाली है। ये बात अगर किसानों को समझ में आ जाए तो फिर कोई किसान अपनी गाय को नहीं बेचेगा। तो वो कहेगा कैसे?
तो आप उसको समझा दो कि इस गाय का मूत्र इकट्ठा करना शुरू करो। उस गाय के मूत्र से 48 किस्म की दवाएं बनती हैं, वो दवाएं बनाना शुरू करो। तो किसान कहेगा जी दवा बनाना मुझे नहीं आता, तो मेरे जैसे लोग उसको ट्रेनिंग देने को तैयार हैं। इस देश में ऐसे मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता हैं जो गांव-गांव में जाकर किसानों को सिखाते हैं, मुफ्त में सिखाते हैं, बिना किसी शुल्क के सिखाते हैं कि गाय के मूत्र से दवा कैसे बनाना, और वो 48 दवाएं बनाना सीख सकते हैं। फिर उन दवाओं को बेचने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। वो लाइसेंस गौ सेवा आयोग देता है और आयुर्वेद विभाग देता है। 350 रुपए में वो लाइसेंस मिल जाता है, आसानी से वो दवाएं आप बाजार में बेच सकते हैं। तो ये कोई बड़ा मुश्किल का काम नहीं। सिखाने वाले भी हैं, सीखने वाले भी हैं, बस सीखने और सिखाने वाले के बीच का ब्रिज आप बन जाइए, उनके बीच में कोई संपर्क करा दीजिए, तो बहुत बड़ा काम हो जाए। और गांव के किसानों को आप ये समझाइए कि ये गाय का मूत्र तुम्हारे अपने जीवन में उपयोग करो तो तुम्हारी बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाए। तो ये पूछेगा आप कैसे ठीक हो जाए, तो आप उसको समझा दीजिए। बहुत सरल बात है जो मैं आपको समझाता हूं वो ये कि गाय के मूत्र में वो सब दवाएं हैं जो शरीर की प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाती हैं। आप बीमार कब पड़ते हैं? जब शरीर की प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है। बीमार होने का एक ही सिद्धांत है कि जब शरीर की प्रतिकारक शक्ति कम होगी आप बीमार पड़ेंगे। प्रतिकारक शक्ति कम होने के दो कारण हो सकते हैं, एक बाहरी और एक आंतरिक। अंदर से शरीर में कोई कारण हो सकता है और बाहर का भी कोई कारण हो सकता है। बाहर का कारण क्या है? वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये बाहर का कारण है। अंदर का कारण कुछ भी हो सकता है। ये दोनों बाहरी और आंतरिक कारणों को दूर करने की ताकत गाय के मूत्र में है। और इस गाय के मूत्र को पीते ही प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है और गंभीर से गंभीर रोग ठीक हो जाते हैं। मैं पिछले 6-7 साल से गोमूत्र चिकित्सा करता हूं। गांधी जी के आश्रम में सेवाग्राम में रहते हुए मैंने ये सीखा और गोमूत्र चिकित्सा से पिछले 5 से 6 वर्षों में हजारों लोगों को ठीक किया है बिना एक पैसा खर्च किए हुए गंभीर बीमारियों में। क्या क्या बीमारियों में? सबसे गंभीर एक बीमारी है दमा, अस्थमा। आप जानते हैं एलोपैथी का कोई भी डॉक्टर दमा ठीक करने की गारंटी नहीं लेता। हर एक एलोपैथी डॉक्टर बोलता है कि दमा ठीक होता है, लेकिन मरीज के मर जाने के बाद सभी डॉक्टर बोलते हैं दमा वो बीमारी है जो दम निकलने के बाद ही जाती है। अर्थात एलोपैथी में दमा का इलाज नहीं है। एलोपैथी के डॉक्टर आपको जितनी भी गोलियां और दवा खिलाएंगे वो सब दमा को दबाने वाली है, कंट्रोल करके दमा को रखेंगे, ठीक नहीं कर सकते। उस दमा अस्थमा का एक बड़ा भाई है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस के बारे में आप जानते, रोज टीवी में जाहिरात आता है, डॉट की गोली खाओ, इसकी गोली खाओ, लेकिन लोग फिर भी हर साल इस देश में मर जाते हैं लाखों की संख्या में ट्यूबरकुलोसिस, क्योंकि कई बार वो उनको ठीक इलाज नहीं कर पाती है दवा। ये दमा, अस्थमा और ट्यूबरकुलोसिस, इन तीनों पर मेरा 6 साल का तजुर्बा है, अनुभव है और एक्सपेरिमेंट है कि गाय के मूत्र से ये तीनों बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती, जड़ से खत्म हो जाती, हमेशा के लिए ये बीमारी चली जाती। गाय के मूत्र की इतनी शक्ति है। तो आप बोलेंगे क्या करना पड़ता है? तरीका उसका बहुत सरल है। जिसको भी दमा है, अस्थमा है, ट्यूबरकुलोसिस है, उसको आधा कप गाय का मूत्र पीने को बोलिए। रोज सुबह आधा कप गाय का मूत्र पीना, बस इतना ही करना। कितने दिन पीना? 3 महीने पीना, 90 दिन। 90 दिन अगर आधा कप गोमूत्र उसने पिया तो 91वें दिन आप देखना दमा, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस तीनों ठीक रहेगा। और उसके बाद वो गोमूत्र पीना बंद कर दे, जिंदगी में दोबारा उसको कभी भी दमा, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस नहीं है। इतनी अच्छी चिकित्सा है गाय के मूत्र से। ऐसे ही एक बीमारी है, बहुत बहुत खराब बीमारी है, मोरव्या, बवासीर, बगंदर, पाइल्स, हेमोरॉइड्स। ये बीमारी में गाय का मूत्र पिलाना शुरू करो इसी तरह से आधा कप, 2.5 से पौने 3 महीने में ये बीमारी ठीक कर जाए। किसी को चर्म रोग हुआ है, सोराइसिस, इचियोसिस, एक्जिमा, ये तीनों बीमारियां गाय के मूत्र की मालिश करने से ही ठीक हो जाती है। अगर किसी को कब्जियत है, कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ नहीं होता, 15 दिन उसको 2 गोमूत्र पिला दे, उसके बाद हमेशा के लिए ये बीमारी मिट जाए।
कोई ऐसे लोग हैं जिनको सालों साल से सर्दी खांसी जुकाम है, हर 2 दिन में सर्दी हो जाती है, हर 4 दिन में खांसी हो जाती है, हर महीने में 2-3 बार हो जाती है, जैसे ही मौसम बदलता है सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है। उनको आप 15-20 दिन गोमूत्र पिला दो, उसके बाद ये बीमारी कभी नहीं आती। एक बहुत खराब बीमारी है, छोटे बच्चों में होती है, पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, पेट के कीड़े पड़ जाते हैं, कृमि हो जाते हैं। बच्चों को 1-1 चम्मच गोमूत्र 8-10 दिन सवेरे खाली पेट पिला दो, उसके बाद जिंदगी में कभी पेट के कीड़े नहीं पड़े। महिलाओं को सिर में खाज हो जाती है, खुजली हो जाती है, पुरुषों को भी हो जाती है, बालों में डैंड्रफ हो जाता है, रूसी हो जाती है। गाय के मूत्र को पानी में घोलकर अगर उससे मालिश कर लो तो बालों के डैंड्रफ और रूसी खत्म हो जाती है, बाल टूटने बंद हो जाते हैं। अगर किसी को भी शरीर के किसी अंग में भयंकर घाव हो गया है, घाव एब्सिस, और वो भरता नहीं, खासकर डायबिटीज के मरीजों के घाव हो जाता है तो कभी नहीं भरता है, तो गाय का मूत्र वहां पर लगाना शुरू कर दो। और ये जो गेंदे का फूल होता है ना, गेंदा मैरीगोल्ड, गेंदे के फूल की चटनी गोमूत्र में बनाकर उसका लेपन करना शुरू कर दो तो भयंकर से भयंकर घाव भर जाता है। एक बहुत खराब बीमारी है दुनिया में जो कोई मिटा नहीं पाता उस बीमारी को, उसका नाम है गैंग्रीन। अक्सर ये डायबिटीज के लोगों को हो जाती है। गैंग्रीन में क्या है, सड़ जाता है शरीर का कोई अंग, तो एलोपैथी का डॉक्टर बोलता है कि अब तो इसको काट दो और कोई इलाज नहीं। मेरे पास 2 साल पहले एक मरीज आया था बंबई से, उसके हाथ में गैंग्रीन था, यहां उंगलियों से शुरू हुआ यहां तक पहुंच गया था। तो डॉक्टर बोलते थे ये हाथ काटना पड़े। वो आदमी इतना दुखी था कि हाथ काटे तो फिर क्या काम, और दाहिने हाथ में था। तो एक दिन आ गया मेरे पास, कहने लगा राजीव भाई मेरा कुछ करो। मैंने कहा तो भाई गाय ले लो करो। तो उसने ले लिया, मरका क्या मैं करता वाली वो कहावत है, गाय ले ली। फिर मैंने कहा इसका मूत्र इकट्ठा करो सभी, तो चालू किया। और मैंने कहा गेंदे की फूल लाओ, चटनी बनाओ मूत्र में और उसको लगाओ। उसने चालू किया, 9 महीने के बाद पूरा हाथ भर गया, एकदम ठीक हो गया। फिर डॉक्टर के पास उसको भेजा कि देखो इसका हाथ ठीक हो गया, आप तो काटने वाले थे। तो डॉक्टर कहता दिस इज मिरेकल, ये चमत्कार। तो मैंने कहा यस दिस इज मिरेकल, चमत्कार है, लेकिन गाय के मूत्र का, राजीव दीक्षित का नहीं, गाय के मूत्र का चमत्कार जो गैंग्रीन मिटा सकता। गैंग्रीन में आप जानते हैं सेल्स डैमेज हो जाते हैं, रीजनरेट नहीं होते, नए कोशिकाएं नहीं बनती हैं, लेकिन गोमूत्र और गेंदे के फूल की चटनी से नई कोशिकाएं बन जाती। धीरे धीरे 6 साल मुझे हो गए हैं, मैं गोमूत्र की चिकित्सा कर रहा हूं। 108 रोगों में गोमूत्र चिकित्सा के अद्भुत परिणाम आ रहे हैं। अब मेरे मन में इतना कन्विक्शन है कि अगर जो बात मैं आपको बता रहा हूं, ये बात अगर गांव-गांव तक पहुंच जाए तो कल से ही किसान गोमूत्र का उपयोग शुरू कर देंगे और गाय बेचना बंद हो जाए। बस इतनी ही देर है कि गांवों तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया कि आप छत्तीसगढ़ के 16 जिलों से आए हैं, किसी न किसी गांव से आप आए हैं, आप अपने अपने गांव में ये बात बोलना शुरू करते हैं तो बहुत बड़े परिणाम इसके आएंगे। गांव के लोग गोमूत्र की चिकित्सा शुरू कर देंगे। जब परिणाम उनको दिखाई देंगे तो गोमूत्र का महत्व समझ में आएगा। महत्व समझ में आएगा तो वो समझेंगे कि गाय अब बेचनी नहीं चाहिए क्योंकि मूत्र कीमती। अगर किसी को आंख में कोई रोग हो गया हो, जैसे मोतियाबिंद एक रोग है, कैटरेक्ट, दूसरा है काला पानी, आंखों में काला काला हो जाता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। एक बहुत खराब आंखों का रोग है रेटिनल डिटैचमेंट, रेटिना अपने स्थान से हट जाता है। ये तीनों रोगों में एक एक बूंद गाय का मूत्र रोज रात को आंख में डाला जाए तो 2.5 से 3 महीने में ये तीनों रोग मिट जाते हैं। रेटिनल डिटैचमेंट, जिसके बारे में दुनिया भर के डॉक्टर कहते हैं कि इट इज हाईली इम्पॉसिबल टू बी क्योर्ड, ये ठीक हो जाए ये बिल्कुल असंभव होता है, वो गाय के मूत्र से ठीक हो जाता है। ऐसे 108 रोग हैं जिनकी चिकित्साएं आप गोमूत्र से कर सकते हैं। तो मैं आपको ये निवेदन करने आया कि आप ये गाय मूत्र चिकित्सा के बारे में अपने अपने गांव में प्रचार करना शुरू कर दीजिए। पहले भारत में सैकड़ों साल ये चिकित्सा होती थी, बीच में जब से अंग्रेजों ने गाय का कत्ल करवाना शुरू किया, गाय क्या कम हो गई, उस चक्कर में ये बंद हो गया। अब फिर से हमें ये शुरू करने की जरूरत है। और दूसरी एक छोटी सी बात बताता हूं कि अपना रसोई घर
जहां हम भोजन पकाते हैं उसमें जो औषधियां हैं आयुर्वेद की, उनका अगर गोमूत्र के साथ इस्तेमाल करें तो अद्भुत परिणाम आते हैं। आप बोले कि रसोई घर में क्या औषधि है? हम अगर रसोई घर को ध्यान दें तो उसमें 40 से 45 ऐसी औषधियां हैं जो गोमूत्र के साथ बहुत चमत्कारी परिणाम देती हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारे रसोई घर में एक बहुत अच्छी औषधि है, उसका नाम है मेथी दाना। पीले पीले रंग का छोटा छोटा होता है। यह मेथी दाने को रात में पानी में डालिए और रात भर इसको रख दीजिए। सवेरे उठकर इसका पानी पीना, पीछे से मेथी दाना चबा के खाना और 1 घंटे के बाद आधा कप गोमूत्र पी लेना। ये काम अगर कोई भी करे तो 3 महीने में जिंदगी भर के लिए डायबिटीज ठीक हो जाती है। डायबिटीज जो आसानी से ठीक नहीं होती, वो डायबिटीज इस मेथी दाने से और गाय मूत्र से हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। क्या करना, किसी भी डायबिटीज के पेशेंट को आप बोलो 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में रात को भिगाए, सुबह उठकर इस पानी को घूट घूट पिए, मेथी दाने को चबा के खाए और उसके 1 घंटे के बाद गोमूत्र पी आधा कप। ये 3 महीने सतत करना है। उसके बाद वो ब्लड चेक कराए तो उसको शुगर एकदम नॉर्मल होगी। अद्भुत औषध। किसी को ये संधिवात है, घुटने दुखते हैं, कमर दुखती है, कंधा दुखता है, उसको बोलिए कि 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में डाले, सुबह उठकर पानी पिए, दाने को चबा के खाए, 1 घंटे बाद आधा कप गोमूत्र पी ले तो 2-2.25 महीने में ये पूरा संधिवात निकल जाता है। जॉइंट्स पेन, हिप जॉइंट्स पेन हो, चाहे नी जॉइंट्स पेन हो, चाहे शोल्डर जॉइंट्स पेन। हमारे परिवारों में हमारी माताओं को एक बहुत गंभीर रोग होता है जिसका नाम है यूट्रस डिस्प्लेसमेंट, गर्भाशय का अपने स्थान से खिसक जाना। यह अक्सर उन माताओं को होता है जिनको जबरदस्ती सिजेरियन ऑपरेशन किया जाता है। आजकल हमारे देश के जो डॉक्टर हैं ना, वो कसाई हैं और यमराज के भाई। ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। पिछले 6-7 साल मैंने डॉक्टरों को नजदीक से देखा है, कभी भी नॉर्मल डिलीवरी होने नहीं देते। जो मां को हो सकती है उसको भी ऐसा डराते हैं कि ऑपरेशन करने के लिए मजबूर हो जाए। ऑपरेशन में उनका स्वार्थ क्या है? डॉक्टरों को पैसे मिलते हैं। अगर आपने नॉर्मल डिलीवरी कराई तो 500-1000 रुपए मिलेगा और सिजेरियन ऑपरेशन करवा दिया तो 20,000 रुपए डॉक्टर का सीधा बनता है। तो वो करते ही हैं डिसीजन कि आपको तो सिजेरियन करना ही पड़ेगा। घर वालों को डराते हैं, महिला को डराते हैं, घर वाले महिलाएं दोनों डर जाते हैं, फिर ऑपरेशन कराते हैं, डॉक्टर की चांदी हो जाती है। चांदी क्या होती है? तो 20,000 मिल गया। फिर उसी माता को यह बीमारी आती है यूट्रस डिस्प्लेसमेंट। तो उस बीमारी में अंत में डॉक्टर कहता है आप गर्भाशय काट के निकाल दो, इसकी जरूरत क्या? इस मूर्ख डॉक्टर को पूछने की बात है कि अगर इसकी जरूरत नहीं तो भगवान ने बनाया क्यों? और जो मां अपने गर्भाशय काट के निकलवा देती है उसकी जिंदगी कभी सुखी नहीं रहती। जिंदगी में पीठ का दर्द रहता है, पेट का दर्द रहता है, कमर का दर्द रहता है, पीछे जांघों में दर्द रहता है, नींद ठीक से नहीं आती, खाना ठीक से नहीं खा पाती, हमेशा चिड़चिड़ लगी रहती है, जिंदगी नरक हो जाती है। इसलिए कभी भी किसी माता को घर में ऐसी समस्या आ जाए तो आप उसको ऑपरेशन मत कराइए, उसकी नॉर्मल डिलीवरी कराइए। नॉर्मल डिलीवरी के लिए मैं आपको तरीका बताता हूं। तरीका क्या है? ये गाय उसमें सबसे बड़ी मददगार है। जिस मां को गर्भावस्था प्रारंभ हुई हो उसको आप बोलिए कि रोज गाय का 1 गिलास दूध और उसमें मिलाया हुआ गाय का घी पीने का है रात को। गाय का दूध 1 गिलास और 2 चम्मच गाय का घी रोज रात को पीना। उसी गाय के दूध को दही बनाना और सुबह उस दही में थोड़ा चूने का पानी मिला के खाना। चूने का पानी हम सब समझते हैं, तंबाकू में लगा के जो चूना खाते हैं उसका पानी। तो चूने का पानी दही में मिला के सुबह खाना, पीछे से 3 केले खाना, रात को गाय के दूध में घी मिला के रोज पीना। ये अगर मां को 8 महीने अगर दे दिया, 7 महीने भी दे दिया तो मेरी गारंटी है कि उसको सिजेरियन ऑपरेशन नहीं होगा, डिलीवरी नॉर्मल होगी, बच्चा स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा। और आगे की मेरी गारंटी है कि उस बच्चे को जिंदगी में कभी ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, वो इतना स्वस्थ रहेगा। उसको कोई वैक्सीन देने की जरूरत नहीं, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन देना नहीं पड़ेगा, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन देना नहीं पड़ेगा, उसको पोलियो वैक्सीन कभी देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके शरीर की प्रतिकारक शक्ति इतनी होगी। तो गाय का दूध के साथ घी, सवेरे गाय के दूध का बनाया हुआ दही और उसमें मिलाया हुआ चूने का पानी, बस इतना सा उपाय है।
ये और दूसरा उपाय है कि अगर ये करने के बाद भी किसी महिला को यूट्रस डिस्प्लेसमेंट का केस होता है तो आप उसको सवेरे गोमूत्र पिलाइए आधा कप, 1 घंटे के बाद यही